माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य देवीलाल विधायक द्वारा गरीब तथा अनुसूचित जातियों को सरकार द्वारा आवंटित 100 गज के प्लॉटों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 5 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री आदित्य देवीलाल विधायक अपनी सूचना पढ़ें। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इस सरकार ने और पिछली सरकारों ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए 100 गज के प्लॉट आवंटित कर गांवों में व शहरों में कॉलोनियां काटी थी, लेकिन इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। यह आवास मुख्यतः पंचायत की ज़मीन पर काटे गए थे व लगभग सभी जगह गांव से काफ़ी दूर है, जिस कारण उनको ज़रूरी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। अतः इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री साथ ही करूं बाद में? पहले मंत्री जी अपना माननीय विकास एवं पंचायत सप्लीमेंट्री लेनी नहीं लेनी, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आदित्य देवीलाल ने जो प्रश्न उठाया, 2008 में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे निर्भय करे लोगों को 100 गज के प्लाट अलाट किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से प्लाट उनके नाम रजिस्ट्री दिखा दी गई, कब्जे नहीं दिए गए, या तो गांव से बाहर थे या खड्डों में थे या कुछ कब्जाधारी उस जमीन पर काबिज थे। इस हरियाणा प्रदेश में 4,573 कॉलोनी को रेगुलाइज किया था, जिसमें से 2253 कॉलोनियां उसमें लोगों ने रहना शुरू किया, और उसमें हमने 2320 जो कॉलोनियां हैं उसमें सुविधाएं दी जा रही है, बाकी उन्होंने सुविधा दी है। और जब हम कॉलोनी 100 गज के प्लाट देते हैं, उसमें सड़क, बिजली और पानी की सुविधा सरकार देती है। 10 वर्षों में हमने इसमें 320.50 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसमें हमने दक्षिण का DHBPN को हमने 72 करोड़ रुपया दिया, UHBPN को 22.5 करोड़ दिया, और जन स्वास्थ्य विभाग को हमने 66 करोड़ रुपये दिए हैं। इस प्रकार से इस चिंता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत 10 जून 2024 को शुरुआत की, जिसमें 7,000 लाभार्थियों को प्लाट अलाट किए गए, उनको प्रमाण पत्र दिए, उनको कब्जा दे दिया गया है। इसी प्रकार से हाउसिंग फॉर ऑल जो हम प्लाट देने जा रहे हैं, हम जो महाग्राम है उसमें हम 50 गज का देंगे, बाकी जो विलेज है उसमें हम 100 गज का हम प्लाट सरकार की तरफ से देने जा रहे हैं। इसलिए सरकार चिंतित है। इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें BDP उसका हेड होगा, और उनके साथ DHBPN, UHBPN के SDO उनके साथ होंगे, जन स्वास्थ्य विभाग का SDO उनके साथ होगा। जो नीचे से जो रिपोर्ट आएंगी, हम समय समय पर उनको हम सुविधा देते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर सर। आदित्य जी। माननीय स्पीकर साहब, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था डीएससी का, उसको हरियाणा में लागू करने का काम किया, जिससे जो 36 जातियां जो इससे वंचित थी उन सबको समान अधिकार मिला। और कृष्ण बेदी जी ने अपने वक्तव्य में कोट किया था कि 1994 से 2005 तक इन सभी को समान लाभ मिलता था। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार ने इन जातियों के साथ, अन्य डीएससी की थी उनके साथ ये जो है जिस डीएससी में आती है ये तमाम जातियां, ये मैं सबमिट कर दूंगा। कांग्रेस के लोगों को जब भी डीएससी की बात आती है, कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है, खास तौर पे गीता बुक्कल जी को जब भी डीएससी की बात आती है तो उनको इस बात का 2005 के बाद कांग्रेस के टाइम में ये आपने केवल 100 गज के प्लाटों का जिक्र किया। ये 100 गज के मंत्री जी 100 गज के प्लाटों में यही रहते हैं। हुड्डा साहब, गीता बुक्कल जी 100 गज के प्लाट में नहीं रह रही, 100 गज के प्लाट में मैडम यही रहते हैं। स्कीम पढ़ के आए, जो 100 गज के प्लॉट महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत दिए जाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड एंड ऑल बीपीएल, हर कास्ट का बीपीएल, उसमें एससी डीएससी का कोई विषय नहीं है सर। वो गरीबों को दिए गए प्लॉट है, उनकी सुविधाओं को लेकर ध्यान आकर्षण है। अब इनको जो मुद्दे से भटकाना है तो वो कुछ भी भटका दें। ये 100 गज के प्लॉट हर गरीब को दिया जाता है। और मैं सर एक बार क्लियर कर दूं, मैं एससी डीएससी के वर्गीकरण के कतई भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि दे कुछ नहीं रहे, झगड़ा फालतू का मेरे ये समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस के लोगों को डीएससी की बात आती है, कोई चर्चा होती है, दिक्कत क्यों होती है? क्यों उन्होंने डीएससी के साथ भेदभाव किया? कांग्रेस ने किया, ये तो सबको पता है। जब भी डीएससी की बात आती है, आप सब लोग आपको इस बात से दिक्कत क्या है? आपको तो उल्टी का सरकार का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको स्वागत करना चाहिए। देखिए, 100 गज के प्लाट का जो विषय है वो सब गरीबों को दिया जा रहा है। डीएससी समाज का जिनका उन्होंने जिक्र किया 36, मैं डॉक्टर रुबीर कादन जी, डॉक्टर रुबीर कादन साहब यहाँ के सबसे सीनियर सदस्य हाउस के सीनियर सदस्य हैं। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर साहब, आप तो समझा लेते उनको कि उनसे भेदभाव मत करो, आपको तो समझाना चाहिए था, आप तो सबसे सीनियर हो और आपने तो सबसे ज्यादा हाउस में आप सदस्य रहे हो लंबे समय से। आपकी सुनते नहीं थे क्या? ये डॉक्टर साहब आपकी सुनते नहीं थे? अब 100 गज के प्लाट अगर इतनी अहमियत थी 100 गज के प्लाटों का, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए? अगर 100 गज के प्लाट की इतनी अहमियत थी तो इन्होंने क्यों नहीं लिए? और यही प्लाट हुड्डा सेक्टर के होते तो ये सारे अपने कोटे के ले लेते। अगर यही प्लाट हुड्डा सेक्टर के होते, ये सारे कोटे में ले लेते। उस टाइम इनको कोई दर्द नहीं था, उस टाइम ये अप्लाई कर देते। तो इनको ये आप बिना परमिशन खड़े मत करिए प्लीज। देखिए शहबाज साहब, आपके हल्के में कॉलोनियां नहीं है तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बैठिए। अन्य लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हो? हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। आप बैठिए। गीता बुक्कल जी तो बहुत पढ़ी लिखी है, आप बैठेंगे ये तो विरोध कर रही है क्योंकि इनको दिक्कत है। आप बैठिए एक बार। लेकिन आपको तो नहीं विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात को 100 गज के प्लाट के विषय शुरू कीजिए। वो 100 गज के प्लाट से ही शुरू कर रहे हैं आप। 100 गज के प्लाट में स्पीकर साहब, 100 गज के प्लाट में गरीब आदमी रहता होगा, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है वो उसमें नहीं आते ये जातियां सारी। तकलीफ तो आपको है जी, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, तकलीफ तो आपको है। एक मिनट, आप 100 गज के विषय पे आइए। 100 गज के प्लाट सर, 100 गज के प्लाट में सर 100 गज के प्लाट में क्या वीकर सेक्शन के लोग नहीं रहते? आप कंटिन्यू कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे, ये विरोध कर रहे हैं। आप
सर आप बैठिए बैठिए। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, इनको दर्द हो रहा है इस बात का। आप बिना परमिशन के खड़े मत होइए, बैठिए। जितने विधायक आपकी पार्टी के विधायक क्या इसका विरोध करें डीएससी का, तो फिर आपको दर्द दिक्कत किस बात की? आप बात सुनो मेरी, आपको दिक्कत किस बात की है? आदित्य जी आप इधर बात कीजिए, उधर छोड़ के आप फिक्र भी शुरू कीजिए। सर इनको दिक्कत किस बात की हो रही है? इनको खड़े होकर इनको समर्थन करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप बैठिए बैठिए, इसको आप बैठिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, अगर उसने फैसला किया है मैं उसी में कह रहा हूं आदित्य जी आप अपनी बात को। सर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने। मंत्री जी एक बार उनको बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। मंत्री जी एक बार आप अपनी बात रखिए, उसको समाप्त कीजिए। सर 100 गज के प्लाट में यही लोग रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका काला चिट्ठा खोल दूं आज मैं। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ए ब्लॉक पे स्टे लगाया, ओनली सर्विसेज पे। इन्होंने एजुकेशन पर अपने आप ही ठोक दिया। वो तो मनोहर लाल जी का भला हो, 2020 में हमें एजुकेशन का राइट दे दिया। स्टे था नौकरियों पे, इन्होंने एजुकेशन पे भी लगा दिया था। वो तो मनोहर लाल जी का धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे लॉ ऑफिसर्स का, उन्होंने एजुकेशन में दे दिया हमारे को। मंत्री जी आप बैठिए। जब आदित्य जी आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। सर एक बार सुन तो लो, जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने वो डिसीजन हमारे खिलाफ दिया। आप विषय सर प्लीज विषय से भटकने का काम मत करें। आप अपनी सुन बात तो लो सर, जब हमारे खिलाफ आप विषय को मत भटकाइए। मंत्री जी आप ही नहीं सुन रहे हमारे, तो हम क्या करें? मंत्री जी एक बार आप बैठिए। मंत्री जी आप अगर बात को नहीं मानेंगे तो कौन? मंत्री जी आप बैठिए, एक बार बैठिए। आप बैठिए मंत्री जी, आप इस प्रकार से मत। आप बैठिए, एक बार बैठिए। आदित्य जी आप अपनी बात को समाप्त करिए। आप बैठिए मंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए, अगर आप ऐसे करेंगे कैसे चले? आदित्य जी आप अपने बात को जल्दी समाप्त कीजिए। स्पीकर साहब जो हरियाणा के लोगों के हित का कार्य है उसके सराहने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब लोग तो शुरू दिन से ही चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हर जाति विशेष को बराबर हिस्सा देने का काम किया, कहीं भेदभाव नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया कि पिछले 10 वर्षों से इस योजना के तहत लगभग 320 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया, और महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के अंतर्गत लगभग 4573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया, अर्थात प्रत्येक बस्ती के लिए लगभग 7 लाख रुपए आवंटित हुए। मेरी मंत्री जी से यह सवाल है कि क्या 7 लाख रुपए एक बस्ती में पक्की गलियां, पक्की नालियां, बिजली, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संभव है? अगर नहीं तो इन बस्तियों के लोगों को से भेदभाव क्यों हो रहा है, और क्या सरकार की इन बस्तियों के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाने का प्रावधान विचाराधीन है? मंत्री जी। हाँ जी आदित्य जी, मेरे पास पूरे प्रदेश का डाटा है, मैं आपका सरसा बता देता हूं। आपके सरसा में 269 कॉलोनी है, जिसमें 173 कॉलोनियों का सुविधाएं उन्हें प्रदान की है, 156 की हम सुविधाएं दे रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाते कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने ऑल फॉर हाउसिंग के तहत जो फैसला लिया है, हमने फर्स्ट फेज में 1000 गांव की पंचायतों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं कि हम प्लाट देने को तैयार हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि हम 5 लाख इस योजना में प्लाट देने जा रहे हैं, और 2 लाख की हमने तैयारी शुरू कर दी है। मकान देंगे और उसमें बिल्कुल नहीं एक बार वो अपनी बात को समाप्त कर लेते हैं। उसमें अर्बन में हम 30 मीटर गज का, महाग्राम में 50 गज और विलेज में 100 गज का हम प्लाट देने जा रहे हैं। इस प्रकार जैसे आपने कहा कि हम इंश्योर करते हैं कि पूरे प्रदेश में जो कॉलोनियां हैं हम उनको जो निर्मित किए हैं
हम उनको सड़क, पानी और बिजली पूर्ण रूप से देंगे। हमने बजट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा हम उसमें कोई कंजूसी नहीं बरतेंगे। जी बोलिए। ठीक है सर, 100 गज के प्लाट की चर्चा ही उनमें सुविधा देने की बात है। आमतौर पे देखा जाता है कि जहां पर पंचायत लैंड है ना, कई गांव में बहुत दूर है, वहां पे कॉलोनियां कट जाती हैं जहां सुविधा नहीं हो पाती, ना गली की, ना पानी की, ना उसकी। तो मेरा एक सुझाव है मंत्री जी कि जिन गांव के पास गांव के साथ लगती जमीन नहीं है, चाहे तबादला करके भी किसी से दिया जाए, गांव के साथ लगती जमीन पे 100 गज दोगे तो वहां रह भी लेंगे, और नहीं तो ऐसी पड़ी रहेंगी, कुछ बेच के चले जाते हैं। आज भी गांव में आपके देखोगे बहुत गांव ऐसे हैं जहां ये है। मेरा ये सुझाव है कि इस गांव के साथ लगती जमीन लेकर उन पे ये प्लाट काटे जाए, जो सबके लिए ठीक। हमारे अशोक कुमार अरोड़ा बहुत ही सीनियर मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त क्या है, तो इसलिए जो आप रिश्तेदार में छोरी दे रखी है, हमारी लड़की इनका है पानीपत से, रिश्तेदार है पंडित जी। तो इसलिए आपका जो सुझाव है, नहीं आपका सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में बैठे हैं, लेकिन हमने माननीय नायब सैनिक सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में हमने बहुत से गांव में खुद हमारे मंत्री विधायक खुद गए हैं। जो कब्जा नहीं था, रजिस्ट्री नहीं दी गई थी, केवल उनको खाली एक सर्टिफिकेट दिया गया था, हमने सबकी रजिस्ट्री करवाकर जो कब्जा देकर गांव में बिठाने का काम किया है। जो कॉलोनी रेगुलाइज की है हम पूर्ण रूप से उनको स्थापित करेंगे, और जो आपका सुझाव है सदन के नेता सुनी रहे। बोलिए। मेरा जो है जी, जो शहर में जो बड़े बैठे जो गाँव तक कॉलोनियां देवा, तो उनको भी नगर पालिका की जगह लेकर या कहीं जगह लेकर उनको भी प्लाट दिए जा, ताकि हर शहर में 100 गरीब आदमी है उन्हें वोट दी, उनको भी प्लाट दिए जा 100 गज के। जो बड़े बैठे जो बेचारे जहाँ उनके पास जगह नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी दिए जा प्लाट। दूसरा हमारा शाहबाद के अंदर शुगर मिल बहुत दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, या तो उनको नौकरी दी जाए या उनको इसी से संबंधित बात कीजिए। आदित्य जी आप बात। मेरा दूसरा विषय सप्लीमेंट्री है। जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में शुरू की गई, तो लगभग 15 वर्ष बाद भी यह योजना धरातल पर लागू क्यों नहीं हो सकी, इसके क्या कारण रहे?